आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं, किताबें और अपने पेन के साथ में आपकी PYQ आपको चाहिए होते हैं। सभी को नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं। विशेषकर जैसे NCERT किताबें हैं या आप कोई स्टैंडर्ड बुक पढ़ते हो या करंट अफेयर पढ़ते हो, तो उसके शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए, कितने शॉर्ट होने चाहिए, किस प्रकार बनाने चाहिए, उसको हम कवर करने वाले हैं। चूँकि ये एक बिगिनर्स सीरीज अभी चल रही है, लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे कि कौन से रिसोर्सेज और कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। जैसे कौन सी NCERT किताबें या प्री और मेंस के लिए कौन सी बुक और रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं, लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था। इस वीडियो को हम कवर करें कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाने चाहिए। मैं आपको अपने टेबल पे ले जाके आपको दिखाऊंगा कि जो बुक हम पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ते हैं, उससे कितना शॉर्ट्स कैसे नोट्स निकाल सकते हैं जो जिसको हम बार बार प्री और मेंस के लिए रिवाइज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि शॉर्ट नोट्स कहाँ काम आते हैं। शॉर्ट नोट्स जैसे आप मेंस के एग्ज़ाम दे रहे हो, टाइम कम रहता है, उसको बार बार रिवाइज कर सकते हो। तो अपने स्टडी टेबल पे चलते हैं और मैं आपको अपनी बुक्स है उनके माध्यम से दिखाऊंगा शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए अपने को चाहिए किताबें और अपने पेन के साथ में आपकी PYQ आपको चाहिए होते हैं। ठीक है, कुछ बुक का सहारा लेके हम PYQ आपके पास होनी चाहिए। जैसे 10-12 साल की PYQ आपके टेबल पे होते हैं तो इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे प्री के PYQ की भी आप साथ में रखो ताकि आपको ये आइडिया रहे कि मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो कैसे बनाने हैं, यानी थीम वाइज ही शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो चलो एक एक करके चीज़ों को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले नोट्स बनाने से पहले कोई भी जो टॉपिक हम पढ़ते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले कोई भी हम नोट्स बनाते हैं, कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, तो हमें PYQ देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं ये टॉपिक है, कोई किताब है मान लो ना, जैसे मैं अभी भक्ति सुफी वाला आज आपको मैं एक नोट्स बना के दिखा रहा हूँ, और इसको देखने से पहले मुझे ये देखना है क्या भक्ति सुफी से क्वेश्चन आए हैं। तो जैसे मैंने प्रीवियस ईयर मेंस के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे निकालना शुरू कर दिया और मैं थीम देखूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आए हैं। जब भी आप पढ़ो तो एक थीम होती है, मतलब हमेशा उस थीम को ध्यान में रखो। जैसे आप देखोगे वैदिक समाज और धर्म की विशेषताएं, ये 2 बार लगातार क्वेश्चन आ गया है। इसी तरह से हम देखेंगे जैसे भक्ति सूफी के क्वेश्चन किस टाइप से पूछे गए हैं। ये PYQ देखना, एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। और ये PYQ तो आप है ना UPSC की जो वेबसाइट है उससे प्रिंट आउट ले सकते हो। इनका प्रिंट आउट हमेशा साथ रखना चाहिए ताकि जब भी आपके टेबल पे होगा, कोई भी टॉपिक पढ़ोगे आप, तो अपने क्वेश्चन जरूर देख लोगे। और ये वीडियो आराम से आपके लिए बनाया जा रहा है, थोड़ा बड़ा हो सकता है मैं भी, क्योंकि मैं आपको हर चीज़ बता रहा हूँ, एकदम बारीकी से बता रहा हूँ कि कैसे हमें पढ़ाई करनी होती है। कि जब मैं कोई भी टॉपिक पढ़ूंगा तो सबसे पहले मैं अपने मेंस के जो क्वेश्चन पत्र है वो देखूंगा कि हाँ, जैसे GS1 के अंदर हम पढ़ रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, GS1 में हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर है, उसके अंदर काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मतलब तो हमें ये देखना होता है। क्वेश्चनों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे। जैसे ये देखो, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसके योगदान का निर्धारण कीजिए। क्वेश्चन क्या है, भक्ति साहित्य की प्रकृति। अब भक्ति साहित्य में क्या कहाँ मिलेगा। जैसे यहाँ पे आप, ये कौन सी क्लास की NCERT आप देख रहे हो, ये एक तो 12th क्लास की पार्ट 2 है। इसके अलावा एक ही आप देखोगे हमारे कक्षा 7 की है, इसके अंदर भी भक्ति साहित्य से जुड़े हुए यहाँ पे मुझे टॉपिक मिल जाएंगे। तो जब भी मैं पढ़ूंगा, जैसे आप NCERT किताबें पढ़ रहे हो, तो ये पढ़ने का आपका नज़रिया होता है कि मैं पढ़ूँ तो क्या पढ़ूँ, किन टॉपिकों को वरीयता दूँ। ठीक है, जैसे इसके इंडेक्स देखेंगे हम, तो जैसे विजयनगर साम्राज्य आप देखोगे यहाँ पे, UPSC को इतना प्यार है विजयनगर साम्राज्य से, इसमें प्री और मेंस में भरपूर यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैं जब पढ़ूंगा, जैसे इसमें से जैसे यात्रियों का नजरिया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, यात्रियों का नजरियों को लेकर एक क्वेश्चन पूछा गया है। ये नई वाली NCERT को आजकल UPSC है ना, हिस्ट्री वाली NCERT को काफ़ी लाइक कर रहा है। ज्योग्राफी और हिस्ट्री के अंदर नई वाली NCERT का काफ़ी रोल है। तो जैसे मैंने अपना टॉपिक देखा, भक्ति और सूफी परंपरा यहाँ पे दिया हुआ है, विजयनगर साम्राज्य दिया हुआ है, और मैं उनके क्वेश्चन भी देख रहा हूँ, क्वेश्चन बार बार वॉच कर रहा हूँ कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, वो देखने का नज़रिया मेरा। जैसे और इसी के साथ हम प्री के अंदर भी देखेंगे, प्री के अंदर जो क्वेश्चन का लेवल देखेंगे। जैसे हिस्ट्री में जाएंगे, आप जो भी टॉपिक स्टार्ट करते हो, जैसे आपने ज्योग्राफी स्टार्ट किया तो ज्योग्राफी के PYQ देखो। आज जैसे मैं आपको हिस्ट्री का एग्जांपल देके बता रहा हूँ, तो अभी क्या कर देखना है, मैं हिस्ट्री के PYQ देखने हैं। उससे PYQ देखने से फ़ायदा क्या होगा, आपको एक नज़रिया मिलेगा वहाँ से कि क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। जैसे जैसे हम्पी देखो, विजयनगर साम्राज्य वाले से हम्पी ऑप्शन में दिया हुआ है, ये आपको सिखाता है, मतलब
ये आपको नज़रिया सिखाता है। ये तरीका आपका होना ही चाहिए कि कोई भी मैं टॉपिक कर रहा हूँ, जैसे कुल्यवाप, द्रोणवाप, ये क्या है, मतलब क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। विशेषकर जैसे इसमें दिया हुआ भी है ना, किस शासक ने, मतलब जैसे अशोक का एक चैप्टर है एनसीईआरटी के अंदर, वो लिखा हुआ है वहाँ पे। भक्ति सूफी के क्वेश्चन पहले बहुत क्वेश्चन आए हैं यूपीसी प्री के अंदर, काफ़ी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे अपना क्या है, सिंधु सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता, ये अपनी थीम में है, प्री और मेंस की थीम में है, तो उसके क्वेश्चन किस टाइप के आए हैं। ठीक है, जैसे देखो विजयनगर साम्राज्य, पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य महिलाएं निम्न से किन क्षेत्रों में निपुण थी। तो विजयनगर साम्राज्य आपकी थीम है, काफ़ी थीम है। तो इसका मतलब जैसे एनसीईआरटी के अंदर तो कंटेंट है ही है ना, एनसीईआरटी के अलावा भी कंटेंट जैसे बाहर से आ रहा है, तो जैसे मैंने आपको एक आर्य पब्लिकेशन की हिस्ट्री की बताई थी, वो कवर कर सकते हो। तो ये मेरा होमवर्क हो गया, कि मैं पढ़ूंगा तो कैसे पढ़ूंगा। आप इसमें वैदिक काल वो भी देख लेना, ठीक है। मैं आपको अभी नोट्स बनाना सिखा रहा हूँ, और मेंस का कंटेंट भी हमने देख लिया है, ठीक है। और मेंस के अंदर आपकी हेल्प के लिए देखो हमने एक बुक भी बनाई है ना, सोल पेपर है ये, 5 साल के इसमें सोल पेपर है। आप देख सकते हो किस हिसाब से प्रेजेंट किया है, इसमें तरीके, डायग्राम वगैरह सारे देख लेना इसमें, किस हिसाब से प्रेजेंट किया गया है। आप खुद देखना मॉडल आंसर कैसे प्रेजेंट किया गया है, क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से इसमें डायग्राम हमने डाले हैं। ठीक है, आप देखो कंटेंट खुद देख सकते हो, कंटेंट देख के आप डिसाइड करो। इसमें GS 1 2 3 4 का कंटेंट डाला गया है। तो ये मेंस की आपके लिए 5 साल के इसमें सोल पेपर है, 2020 से 24 के बीच में ये है, और आप देख सकते हो इसको, ठीक है, आपके लिए। और इसको बुक्स वगैरह अपनी देखनी हो तो जो अपनी किताब फैक्ट्री वेबसाइट है, www.kitabfactory.com, उस वेबसाइट से जाके प्रिंट बुक आप देख सकते हैं। चलो इसको देखते हैं। अब जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, और कई बार टॉपिक हम एक साथ पढ़ सकते हैं। जैसे अभी हमारे ऐप पे बच्चों के जो सेशन चल रहे हैं, मैं उनको टॉपिक ऐसे देता हूँ कि ये दोनों सेम टॉपिक है, तो इसको एक साथ कवर करो, फिर इसकी हम आंसर राइटिंग करने वाले हैं। अब जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया कि ईश्वर के अनुराग वाला चैप्टर मैंने पढ़ना शुरू किया, कि जैसे यहाँ से पढ़ते पढ़ते मुझे लगा ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव, गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति सूफी आंदोलन की देन है। यहाँ से मुझे ऐसा कुछ लिखने लायक नहीं मिला। अच्छा, मुझे बस इसमें लिखने लायक ये मिला है, जैसे मैं अपने टॉपिक का हेडिंग दूंगा, ठीक है, और मैं ऐसे पेज को क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये पेज आपको दिख रहा है, तो ऐसे पेज को मैं क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ, ताकि कल को कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी पड़े ना, कोई वैल्यूडेशन आ गया, मान लो इनको लेकर, संस्कृति को लेकर, आर्ट एंड कल्चर को लेकर करंट का कोई टॉपिक इससे मैच कर रहा है, तो मैं या तो यहाँ उसको लिख लूँगा, यहाँ या वो चिपकाने वाले नोट्स आते हैं ना, साइड में चिपका लूँगा, या यही लिख लूँगा मैं, उससे मुझे बेनिफिट मिलेगा कि मेरे नोट्स एक साथ आ जाएंगे। जैसे मैं ये टॉपिक बना रहा हूँ, तो इसका मैंने नाम भी, चलो ये नाम दे दिया कि मैं एनसीईआरटी के चैप्टर वाइज बना रहा हूँ, तो नाम दे दिया ईश्वर के अनुराग। और मैं क्यों पढ़ रहा हूँ इस टॉपिक को, मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को इसीलिए पढ़ रहा हूँ कि यूपीसी के प्री और मेंस में हमने देखा ये एक हमारी बड़ी थीम में है, बड़ी थीम में, मतलब ऐसे क्वेश्चन आए हैं, और एक क्वेश्चन है, मैं इसको आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की और भी रेंज में ले चलूँ, पीछे के क्वेश्चनों में भी देखते चलें, तो यहाँ से आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने अभी वो साहित्य वाला दिखाया था, फारसी साहित्य का आया था क्वेश्चन, भारतीय दर्शन परंपरा, ये तो अलग टाइप का क्वेश्चन है। बाकी हम पुराने तरीके भी देखें, और भी क्वेश्चन देखें इसमें, तो हमें जरूर मिलेगा, अपनी थीम एनालिसिस में जरूर मिलेगा कि भक्ति साहित्य, विजयनगर, सिंधु सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, ये हमारी थीम में है। जैसे ये देखो, श्री चैतन्य महाप्रभु के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक असाधारण नई दिशा मिली थी, चर्चा कीजिए। बात समझ रहे हो ना, भक्ति आंदोलन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये देखोगे तो लगातार, जैसे चीनी अरबी यात्रियों वाला, वो उसमें एनसीईआरटी के अंदर भी चैप्टर दिखाया था मैंने, ठीक है। इसी तरह आप देखोगे, जैसे विजयनगर साम्राज्य का फिर से मेंस के अंदर क्वेश्चन है, प्री के अंदर क्वेश्चन, ये हमारी थीम है, कोर एरिया है, जो यूपीसी बार बार पूछता है, तो उनके नोट्स तो हम छोड़ेंगे नहीं, उनको तो बनाएंगे, ठीक है। तो ईश्वर के अनुराग, तो यहाँ पे मैं देखूंगा केवल मेरी फैक्ट एक ही काम का है यहाँ पे, कि जो भक्ति और सूफी आंदोलन है, जिनका 8वीं शताब्दी में उद्भव हुआ है। इसका मतलब मैं जब अपने नोट्स बनाऊंगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा जो भक्ति आंदोलन है, भक्ति आंदोलन, इतना लिखूंगा, भक्ति आंदोलन 8वीं शताब्दी,
यहाँ से ये शुरू हुआ है। बस इतना इफेक्ट लिखा मैंने, कोई लाइन नहीं लिखी, कोई कुछ नहीं लिखा, सुंदर सा अपना लिखा कि 8वीं शताब्दी में ये बना है। फिर आगे चलते हैं, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं पूजा करते थे। जब लोग, आप ऐसे पढ़ते जा रहे हो अपना ना, ढंग से समझ समझ के पढ़ना है, रटना नहीं मानना, समझ समझ के। नगरों के विकास और व्यापार साम्राज्य के माध्यम से आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। समझते समझते पढ़ना इसको। ऐसा मुझे इतना कुछ खास मिला नहीं यहाँ पे, है ना। ठीक है, अनेक लोग ऐसे विचारकों से बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध और जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतर को दूर किया जा सकता था। ठीक है, कुछ लोग, अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। आप पढ़ रहे हो अपना, यहाँ पे लिखने लायक वैसा कुछ है नहीं। देखो धीरे धीरे आप कैसे मतलब चीज़ों को लेकर धीरे धीरे पढ़ रहे हो। आपको लगता है कोई कीवर्ड या कुछ लाइन है जो अपनी मेंस के एग्जाम में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप, यहाँ इस पैराग्राफ को आपने पढ़ा, इसको पढ़ा, मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं कि जो मुझे लिखना चाहिए, नॉर्मल बातें लिखी हुई है। क्यों भाई, मतलब आप ये देखो ना कि 8वीं शताब्दी के आसपास भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुआ। आप जानते हो उस समय कई प्रकार के समस्याएं समाज में आने लगी थी, है ना। समाज में आने लगी थी, तो उन समस्याओं को समाधान कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे दिखेगा। तो कई बार ऐसा आ सकता है क्यों भक्ति जो आंदोलन है वो उदय हुआ। तो जैसे अपन थोड़ा बहुत पढ़े, लाइन बाय लाइन पढ़े, तो इनमें से आपको विचार जरूर मिलेंगे। जैसे अनेक लोग ऐसे विचारों से बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनका अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्कर से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत में। ठीक है, ये विचार है, आइडिया है, जिनको कोई खास चीज़ नहीं कि लिखना की नीड है यहाँ पे। ये एक बेसिक कहानी की तरह उन्होंने बताया है। जैसे दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार नैनार और अलवार। अब आगे इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ पे आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो कि क्या कारण है कि लोग इन आंदोलन के साथ जुड़े। तो 3-4 कीवर्ड आप लिखना चाहो मेंस के हिसाब से, वो प्री में तो आएगा नहीं, मेंस के हिसाब से। और यहाँ पे हमने ये क्यों लिखा कि 8वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन शुरू हुआ है, ये इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि जब भी हम इंट्रो लिखे ना, जैसे कोई भक्ति साहित्य आ गया या भक्ति आंदोलन आ गया, तो इंट्रो हमारा होना चाहिए। आपको थोड़ा समय काल पता होना चाहिए हिस्ट्री का कि ये कब शुरू हुआ था। ठीक है, जैसे आप ये देखोगे, अब देखो आप ये हेडिंग थोड़ा सा लगा सकते हैं कि दक्षिण भारत में भक्ति, ये हेडिंग हम लगाएंगे और साथ में ब्लैक पेन और ब्लू पेन का इस्तेमाल करेंगे। और ये V7 पेन है, जेल का है, जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, दक्षिण भारत, शॉर्ट में लिखा। दक्षिण भारत में हम देखेंगे यहाँ पे जो भक्ति परंपरा है, ऐसे फ्लो चार्ट में भी बना सकते हैं। भक्ति आंदोलन या भक्ति परंपरा लिख सकते हैं। तो मुख्य रूप से आप देखोगे यहाँ से 2 परंपरा हमें देखने को मिल रही है, एक है नैनार, एक है अलवार। ये हम अपने शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, अपनी भाषा में बना रहे हैं, जो केवल आपको समझ में आए। जब भी आप रिवाइज करोगे तो तुरंत रिवाइज हो जाएगा कि भक्ति आंदोलन 8वीं से शुरू हुआ, उसके कुछ फैक्ट थे, फैक्ट आपको लगे इसमें से कुछ फैक्ट निकालना है, कीवर्ड निकाल सकते हो। अदरवाइज तो अपन ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखो 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ धार्मिक आंदोलनों का, यहाँ पे देखो क्या लिखा, 7वीं से 9वीं शताब्दी के बीच कुछ धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ, यानी उदय हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व है नैनार यानी सेव संत। नैनार का मतलब क्या हुआ, तो इनका लिख सकते हो ये सेव संत है। यहाँ से प्री के अंदर भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ये सेव संत है। अलवार क्या है, ये है वैष्णव संत है। ये आप बिल्कुल कीवर्ड में लिख रहे हो, कोई वो लाइन बाय लाइन नहीं लिख रहे हो, चीज़ें एकदम क्लैरिटी के साथ लिख पा रहे हो आप। इसको देख लो, जैसे अभी मैंने लिखा है, शायद कैमरा में दिखाई दे नहीं दे आपको। ये वीडियो बिल्कुल बिगनर से मैं दिखा रहा हूँ कि बिगनर बच्चा कैसे या बिगनर एस्पिरेंट कैसे अपने नोट्स बना सकता है। देखो धीरे धीरे नोट्स बनते चले जा रहे हैं, अपने सुंदर सुंदर नोट्स बनते चले जा रहे हैं। वो थोड़ा नोट्स सुंदर बनाओ, ताकि क्या होता है, आप बार बार रिवाइज करो तो मज़ा आए इनको पढ़ के। ऐसा नहीं कि कचरे की तरह लिख लिया, वो नहीं करना है आपको। ठीक है, अब इनकी देखो यहाँ से निकल के आ रहा है कि हाँ अलवारों ने ये किया। अब इनकी कुछ विशेषताएं निकल के आ रही है जो हमारे मेंस में काम आएगी। जैसे यहाँ पे विशेषताएं निकल के आ रही है कि इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, अब एक एक करके विशेषताओं को लिखते हैं। क्या कह रहे हैं कि ये संत सभी जातियों से थे, सभी जातियों के थे। तो लिख सकते हैं संत जो है सभी जातियों के, सभी जातियों से संबंधित है, जातियों से संबंधित। ये बिल्कुल छोटा सा लिखा, क्योंकि मेंस के अंदर कीवर्ड लिखने होते हैं ना, मेंस के अंदर डाइवर्सिटी होनी चाहिए आपके। दूसरा लिखा क्या, अच्छा इनमें लिखा इससे पहले कि इसमें देखो एग्जाम्पल आया है, सभी जातियों के थे, तो इसमें हम एग्जाम्पल लिखेंगे इसमें यहाँ पे। जैसे पुलिया
और पन्नार, और पन्नार, पुली और पन्नार जैसी एस पर से समझे वाली जातियों के लोग भी शामिल थे। ठीक है, ये भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं इनके, एस पर से समझे वाले, मतलब इनके साथ काफ़ी अन्याय हो रहा था। एस पर से समझे जाने वाली, समझी जाने वाली जाति, जाने वाली जाति, ये भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आया तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये मेरी मेन हेडिंग होगी कि इसमें सभी इनकी विशेषताएं क्या है, कि भक्ति आंदोलन के साथ में या भक्ति संतों में सभी जातियों के जो संत है वो शामिल थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने ये लिखा। फिर अपना दूसरा पॉइंट देखेंगे कोई, वे बौद्ध और जैनों के कट्टू आलोचक थे। अब देखो दूसरा क्या है, दूसरा पॉइंट अपना क्या है, दूसरा पॉइंट चलो यहाँ लिख लेते हैं, अपना पूरा स्पेस कवर करेंगे, छोड़ेंगे नहीं। तो वे बौद्धों व जैनों के कट्टू आलोचक, ये अपना दूसरा पॉइंट हो गया, मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, और ये चीज़ें कहाँ काम आएगी, मेंस में काम आएगी। और आजकल तो प्रीलिम्स का भी नेचर ये हो गया कि यूपीसी क्या कर रहा है, बिटवीन द लाइन पूछ रहा है। ठीक है, और शिव और विष्णु के प्रति, दूसरा इसका तीसरा पॉइंट हो गया, शिव व विष्णु के प्रति भक्ति, ये पॉइंट मैंने लिख दिया, ये तीसरा पॉइंट विशेषताएं हो गई। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे क्या है, अच्छा इनके प्रति भक्ति क्या है, उनका मुक्ति का मार्ग है। मोक्ष कैसे मिलेगा, भक्ति के माध्यम से मिलेगा मोक्ष। उन्होंने संगम साहित्य, तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक समय में रचित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में समावेश किया था। उन्होंने संगम साहित्य में समावित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपना, अच्छा चलो संगम साहित्य को उन्होंने आधार बनाया अपना, संगम साहित्य का समावेश किया। चलो भक्ति में संगम साहित्य का समावेश, मतलब उन्होंने जो भी अपनी उनकी भक्ति परंपराएं थी, जो भी वो गीत की रचना करते थे, अपनी बातें करते थे, उसमें संगम साहित्य का उन्होंने उपयोग किया है। इसका मतलब संगम साहित्य भी भक्ति साथ आप कह सकते हो एक दूसरे के पूरक है, या भक्ति साहित्य को आगे संगम साहित्य को बढ़ाने में इनकी काफ़ी भूमिका है, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। नैनार और मकड़ संत थे, वे किसी स्थान गांव में जाते थे, वहाँ स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा, सुंदर कविता रचना जो संगीतबद्ध करते थे। ये एक पॉइंट बहुत बढ़िया पॉइंट है इनका, मेंस के हिसाब से बता रहा हूँ कि वो क्या थे, घुमक्कड़ संत थे वो। ठीक है, घुमक्कड़ का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान घूमने वाले, घुमक्कड़ संत। और ये क्या करते थे, स्थानीय देवी देवताओं या संस्कृति कह सकते हो, स्थानीय देवताओं या जो स्थानीय संस्कृति है, स्थानीय जो संस्कृति है में गीतों व कविताओं की रचना, में गीतों व कविताओं की रचना किया करते थे। अब देखो कैसे ये अपने पॉइंट आने लग गए। कुछ फैक्ट इसमें प्री में काम आएंगे, कुछ फैक्ट मेंस में ऐसा क्वेश्चन आ गया कि जो भक्ति आंदोलन है वो क्या था, कब शुरू हुआ था, कौन संत उनमें शामिल थे, उनकी क्या क्या विशेषताएं थी। तो आपका कंटेंट धीरे धीरे एनसीईआरटी से तैयार हो रहा है ना। अब जब भी आप रिवाइज करोगे, पढ़ते पढ़ते कर रहा हूँ मैं, पहली रीडिंग में कर रहा हूँ कि मेरे काम की चीज़ें क्या है वो मैं निकाल रहा हूँ। हाँ, मेरा एक और आपसे अनुरोध होगा या आपसे रिक्वेस्ट होगी, जो बिगनर्स हैं, इन एनसीईआरटी किताबों को नोट्स तो चाहिए आप कभी बना लेना, जब आपकी इच्छा हो तो बना लेना। लेकिन बिल्कुल बिगनर है, जैसे आप 27-28 में एग्जाम दे रहे हो ना, तो इन एनसीईआरटी किताबों को 10 बार पढ़ लेना, 10 बार, 12 बार, 15 बार पढ़ लेना। और जब आपको लगे कि मुझे अब नोट्स बनाने तो बना लेना। और कुछ जो मैच्योर बच्चे होते हैं जिन्होंने एनसीईआरटी कई बार पढ़ ली, तो वो नोट्स फिर दो बार या तीसरी चौथी रीडिंग में बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मुझे अपना एग्जाम देना हो, जैसे मुझे 26 में या 27 में एग्जाम देना हो और मैं इनको पढ़ रहा हूँ, तो मैं अपने नोट्स साथ साथ ही बना सकता हूँ, क्योंकि मुझे ये आइडिया है। मैंने बार बार पीवाईक्यू का एनालिसिस करके ये देख लिया कि मुझे नोट्स किस तरीके से बनानी चाहिए, है ना, नोट्स में क्या शामिल होना चाहिए। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, तो इनकी विशेषता यहाँ पे हम सीख रहे हैं। और याद रखना, जैसे ये जो आजकल एनसीईआरटी में क्या हो रहा है, ये बने हुए बॉक्स वगैरह, इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, लगातार वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो अपने को ध्यान देना है, इसको बिटवीन द लाइन पढ़ना है और ध्यान देना है। जैसे विशेषकर ये बॉक्स आया है, तो यहाँ पर जैसे नैनार और अलवार क्या है, तो ये अपने काम का है। जैसे अभी उन्होंने जैसे नैनार और अलवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी दी है ना, और विशेषताएं हमने ठीक ठाक यहाँ पे लिख ली, आगे भी यदि नीड है। जैसे यहाँ पे देखना,
ये माणिक्य सागर की कांस्य प्रतिमा यहाँ पे दी हुई है। थोड़ा सा इनके बारे में जानो, गूगल करो, यदि यहाँ नहीं लिखा हुआ है तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है माणिक व सागर की एक रचना, ठीक है। तो ये देखना है। जैसे इसमें वैसे जानकारी पूरी आ गई कि नैनार और अलवार के बारे में जानकारी है, तो मैं अभी क्या करूँगा, मैं भी एक बॉक्स बनाऊँगा थोड़ा सा ना, ताकि मुझे प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट देखने हो तो मैं बॉक्स में डाल देता हूँ इनको, ठीक है। और यहाँ पे अलवार और नैनार है ना, तो इनके बारे में थोड़ी सी मैं अपनी जानकारी रखूँगा, नोट्स बना लूँगा शॉर्ट में। यहाँ पे नैनार लिखूँगा और यहाँ पे अलवार लिखूँगा। शॉर्ट नोट्स का मतलब वो होते हैं जो आप अपनी भाषा में बनाओ और वो आपको याद रहे, किसी को दूसरे दिखाने के लिए नोट्स नहीं बनाने हैं, और बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, ज़्यादा लाइनें नहीं लिखनी, आप पेज की पेज में निकालना। आप सोचो हमने 2 पेज पढ़े हैं, 2 पेज को हमने लगभग, ये तो मैं चलो कितना खुला खुला लिख रहा हूँ या साइड में जगह छोड़ रहा हूँ, 2 पेज को आधे पेज में डालने की आदत डालनी है अपने को, यानी आप 3 पेज को 1 पेज बनाने की कोशिश कर सकते हो। ये तीसरा पेज है, 1 2 3, ये तीसरे पेज पे आगे, तो 3 पेज को हमने 1 पेज में डाल दिया, और आगे जाते जाते ये और शॉर्ट्स बनने लग जाएंगे। जैसे नैनार कितने, तो ये इन्होंने लिखा है 63 नैनार है, ये मैंने फैक्ट में लिख दिया। जो कुमार, एस्पर्स पे, कामगर, किसान, इसमें सभी जातियाँ हैं, सभी जातियाँ शामिल है, सभी जातियाँ, सभी जातियों के संत या सभी लोग इनको पसंद करते हैं, ठीक है। अब देखो इनमें कुछ प्रसिद्ध संत हैं, यहाँ पे लिख लिया प्रसिद्ध संत, इनमें कुछ प्रसिद्ध संतों के नाम आए हैं, जिनमें नाम क्या है, अपार। ये आपके फैक्ट हैं जो आपके मेंस में आपको लिखने होते हैं। अपार है, सबंदर है, सुंदरार है, कभी प्री के अंदर भी हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आ जाए। वो है, एक और बड़े नाम है इनका, माणिक्य, माणिक्य व सागर, माणिक्य सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट संत है। देखो इन्होंने क्या लिखा है, माणिक्य सागर, उनके गीतों के 2 संकलन है, क्या है, तेवरम और तिरुवाचकम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनके गीत संकलन, गीत संकलन, गीत संकलन कौन से इनको लिखेंगे अपन, एक का नाम है तेवरम, एक का नाम है तिरुवाचकम। ये आपके लिए प्री के अंदर काम का है, ध्यान रखो। ये कंटेंट जो आपको लग रहा है प्री के काम का है, बट कभी क्वेश्चन आ गया नैनार और अलवार संतों का भक्ति आंदोलन में क्या योगदान रहा, या इनकी प्रकृति कैसे थी, है ना, कैसा क्वेश्चन आ गया, तो आपके पास ये डेटा होना चाहिए कि कुछ एग्जाम्पल लिखो, अपार, सबंदर, सुंदरार और माणिकवा सागर, और उनकी रचना तेवरम और तिरुवाचकम। हो सकता है कभी ये पूछ लिए क्या है, तो ये है जो नैनार है, भक्ति संत है, उनके क्या गीत संकलन है, किनके, जो माणिक्य सागर है। तो ये हमारे लिए फैक्ट है, और ये फैक्ट मैंने कहाँ लिखा भाई, मुझे प्री के लिए याद रख, मुझे थोड़ा याद रखना हो तो मैं ऐसे यहाँ लगा भी सकता हूँ कि यार ये प्री में काम आ सकता है, ये मेरे लिए प्री में काम आ सकता है। बाकी है ना, मैं मेंस में भी इसको यूज कर सकता हूँ। जैसे क्वेश्चन अभी आया था ना, एक भक्ति साहित्य वाला मैंने क्वेश्चन दिखाया था आपको, वो आगे आएगा। जैसे जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था, क्वेश्चन की प्रकृति भी देखना बार बार जरूरी है, बार बार अपने क्वेश्चन को खोलते रहो, ताकि आपकी जो डिमांड है ना वो सही से आप समझ पाओ चीज़ों को लेकर। भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन, प्रकृति में तो उसकी क्या विशेषताएं थी, और मूल्यांकन करते भारतीय संस्कृति में इनका योगदान। भारतीय संस्कृति में तो बहुत योगदान है भक्ति साहित्य ने, संस्कृति में योगदान कैसे, कैसे हमारी संस्कृति को विविधता प्रदान की, कैसे जो आप स्थानीय जो मुद्दे हैं आप देखते हो, स्थानीय जो गीत है, स्थानीय जो संस्कृति है, अलग अलग भक्ति संत आपको मिलेंगे। तो इसी प्रकार आप लिखोगे, जैसे आप यहाँ थोड़ा पढ़ोगे, 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच, ये भी बहुत कीवर्ड है, ये कीवर्ड आपके लिए बहुत फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं आगे जब लिखूंगा अपने नोट्स के अंदर, जैसे चलो यहाँ तो अलवार लिखना है, थोड़ा सा अलवार को भी लिख लेते हैं। अलवार संत कितने हैं, ये 12 संत है, 12 संत है। कीवर्ड देखो मैंने कोई लाइन नहीं लिखी, 12 संत है। ये भी विभिन्न पृष्ठभूमि से, मतलब विभिन्न पृष्ठभूमि, अलग अलग पृष्ठभूमि, यानी अलग अलग जातियाँ आप कह सकते हो, कोई किसी एक वर्ग विशेष से नहीं आए ये, इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। और आप एक चीज़ और समझ सकते हो कि कहीं ना कहीं भक्ति आंदोलन की शुरुआत ही इसलिए हुई है कि आप कह सकते हो कि जो समाज में जो धार्मिक आडंबर या कहीं ना कहीं ऊंच नीच का व्यवहार है, अस्पृश्यताएं हैं, जब ये संकट आया ना, तो कहीं ना कहीं फिर समाज के अंदर से जो अच्छे लोग उनकी आवाज़ निकलती है, और वो धर्म के सुधार की बात करते हैं, फिर संस्कृति के सुधार की बात करते हैं, ठीक है। और इनमें भी जो फेमस जो प्रमुख संत हैं अलवार में, नाम क्या उनका, पेरिये अलवार, पेरिये अलवार, और उनकी बेटी जो है अंडाल, अंडाल
इनकी जो बेटी है उनका भी आप नाम एग्जाम्पल के तौर पर लिख सकते हो। और हमेशा नाम में ध्यान रखना, महिलाओं को और पुरुषों को सबको बराबर स्थान दो, ठीक है। इसके अलावा और भी है उनके गीत, दिव्य प्रबंधम, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो अलवार का जो है दिव्य प्रबंधम इंपॉर्टेंट है। दिव्य प्रबंधम कभी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको प्रीलिम्स में टकराएगा, ये फैक्ट आपके देख लेना। दिव्य प्रबंधम ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं क्लियरिटी की कमी हो, आपको लगता है ये किसका है, तो गूगल कर लो कि दिव्य प्रबंधम किसने लिखा है, किसने लिखा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 3 पेज को हमने लिखा है 2 पेज में, अब आगे और शॉर्ट होते चले जाएंगे। और ये स्पेस मैंने साइड में क्यों छोड़ा है, कल को मुझे कोई और फैक्ट यहाँ पे आ गया, मान लो कोई अलवार का, नेनार का आ गया, तो मैं यहाँ पे साइड में अपना बॉक्स बना के, इसको साइड में बॉक्स बना के लिख दूंगा यहाँ पे कि मुझे इनकी कोई डिटेल यहाँ पे लिखनी है। या कई बार स्टिकी नोट आते हैं, हमने यहाँ जगह नहीं है तो स्टिकी नोट चिपकाए यहाँ पे, और उसके ऊपर मैं डिटेल लिख दूंगा, ताकि आपके सारे के सारे नोट्स है ना, जैसे भक्ति साहित्य संबंधी जो है, मतलब इसको हम लिखते हैं भक्ति, यहाँ ईश्वर के अनुराग आ गया, भक्ति परंपरा, भक्ति परंपरा एंड साहित्य, इसके नोट्स मेरे सारे के सारे मेरे एक ही जगह आएंगे, चाहे मैं कौन सी एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, चाहे 6वीं की एनसीईआरटी, 7वीं की, या मैं 8वीं की पढ़ रहा हूँ। वैसे 2 एनसीईआरटी में, अभी मैंने दिखाया 7वीं और 12वीं की एनसीईआरटी में, मेरे सारे नोट्स यहाँ पे एक साथ आ जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं फिर लिखूंगा, ये फैक्ट मेरे काम का है कि 10वीं से 12वीं सदी के बीच चोल पांड्य राजाओं ने इनके काफ़ी क्या बनाए, मंदिर बनाए। तो आप लिख सकते हो ये फैक्ट, ये आप इसको मिला के लिख सकते हो कि भक्ति परंपरा, ये कीवर्ड, अच्छा कीवर्ड है, एंड मंदिर पूजा, शॉर्ट में लिखो, मंदिर पूजा के बीच गहरा संबंध, ये भी एक विशेषता में आ सकता है। जैसे हम जो इनकी विशेषता लिख रहे थे ना यहाँ पे, 5वीं विशेषता, तो ये 6वीं विशेषता हो गई, अपनी 6वीं विशेषता हो गई कि मंदिर पूजा के बीच गहरा संबंध, गहरा संबंध। अब मैं इसका उदाहरण भी लिख दूंगा, कैसे भाई, उदाहरण भी लिखूंगा, तो क्योंकि मेंस में ऐसे लिखते हैं उदाहरण, इसमें लिखेंगे कि 10वीं से 12वीं सदी, 10वीं 12वीं सदी चोल व पांड्यन, चोल व पांड्यन ने संत कवियों के पवित्र स्थलों पर क्या करवे, मंदिर बनवाए, मंदिर बनवाए। ये क्यों लिखा मैंने, ये मेरे मेंस में काम आएगा, ये जो मैंने 6 पॉइंट लिखे मेंस में काम आएगा। साथ में हो सकता है इनकी जो प्रकृति है वो प्री के अंदर भी पूछ लें, ठीक है। और बाकी कुछ ज़्यादा नहीं लिखना है, ज़्यादा काम का नहीं है। फिर यहाँ पे ये देखना है कि माणिक, ये इंपॉर्टेंट है, जब इसमें बॉक्स में कोई कविता लिखी हुई है ना, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ना भी चाहिए इनको। तो जैसे आप माणिक्य सागर की कांस्य प्रतिमा भी यहाँ पे देख रहे हो, उनकी रचना गीत भी देख रहे हो, उनकी रचना का नाम क्या है, तेवरम और तिरुवाचकम है। अच्छा, एक सेकंड और चेक कर लेना, ये थोड़ा सा कभी कभी आपको कन्फ्यूज करे, जैसे मुझे भी कर रहा है कि जो अब ये जो गीत है ना, तेवरम और तिरुवाचकम, ये शायद है ना केवल माणिक्य सागर के नहीं होगा। तो इसको आप क्या करोगे, गूगल करोगे, याद रखना, मतलब ये जरूर करना कि कंफर्म करना है कि, क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं लिख रहा कि ये इनके गीत है क्या, मतलब तेवरम और तिरुवाचकम, हो सकता है ये केवल मतलब नेनार के हो, ऐसा भी हो सकता है। तो जहाँ भी आपको कन्फ्यूजन लगे, ध्यान रखना, गूगल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि दिव्य प्रबंधनम किसका है, ठीक है, दिव्य प्रबंधन किसका है, तो तुरंत क्या करोगे, गूगल करना है, बस गूगल करना है, ताकि चीज़ें है ना स्पष्टता के साथ लिखी जाए। मान लो हमने गलती से भी यहाँ पे कुछ लिख दिया हो, जैसे गीत संकलन, तो ये हम दोबारा फैक्ट को चेक कर लेंगे। याद रखना, कभी कभी एनसीईआरटी में क्या होता है, स्पष्टता नहीं होती, तो क्या करोगे, गूगल करोगे, है ना। चलिए ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। फिर दर्शन और भक्ति है ना, तो अब है ना आगे बढ़ेंगे। तो दर्शन और भक्ति की, भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली चिंतकों में शंकर का जन्म, देखो ये इंपॉर्टेंट अपने फैक्ट है, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जैसे अब हम लिखेंगे शंकर के बारे में, या तो हेडिंग दे के लिख लो प्रमुख संत दर्शन और भक्ति, या तो हेडिंग ये दे दो दर्शन और भक्ति, मतलब इनमें अब प्रमुख जो संत आएंगे, दर्शन और भक्ति संत, हेडिंग दी हमने, ठीक है, हेडिंग दी। अब हम लिखेंगे शंकर के बारे में, ये बहुत ज़रूरी है, अब वेरी वेरी मोस्ट आपके लिए यहाँ से शुरू हो गया, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस है। अब शंकर के बारे में लिखा, तो इनके बिल्कुल फैक्ट लिखेंगे। शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी केरल, ये लिख दो, इनका जन्म 8वीं शताब्दी केरल। मैंने कोई लाइन नहीं लिखी, 8वीं शताब्दी, देखो जन्म लिखा 8वीं शताब्दी लिख दो, ठीक है, शताब्दी और केरल में लिखा, ठीक है। आगे
अद्वैतवाद के समर्थक, सबसे इंपॉर्टेंट इनका है अद्वैतवाद। और ये अद्वैतवाद ऑलरेडी प्री में कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। अद्वैतवाद के समर्थक, अब देखो अद्वैतवाद के समर्थक है। अद्वैतवाद का मतलब क्या होता है, ये बहुत जरूरी है कि जीवात्मा परमात्मा जो परम सत्य है दोनों एक ही है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, अद्वैतवाद मतलब जीवात्मा, जीव की आत्मा, जीवात्मा प्लस परमात्मा। परमात्मा का मतलब क्या होता है, परमात्मा, परमात्मा, परमात्मा का मतलब क्या होता है, परम सत्य, परम सत्य। ये दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही है। ये फैक्ट बहुत जरूरी है, दोनों एक ही है। और ये कहाँ काम आएगा, ये प्री में काम आएगा और कभी मेंस में भी यूज करना पड़ा हो सकता है। जैसे जो क्वेश्चन आ गया था अभी, मतलब जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा था, चैतन्य महाप्रभु का क्वेश्चन आ गया, आगमन से भक्ति आंदोलन को एक नई असाधारण दिशा मिली। इस क्वेश्चन को चेंज करते हैं, शंकर के आगमन से भक्ति आंदोलन को एक नई दिशा मिली, चर्चा कीजिए। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो ऐसी आपकी सोच थिंकिंग होनी चाहिए कि आप पहले पकड़ लो आगे क्या क्वेश्चन बन सकता है। तो अब अपने लिए इंपॉर्टेंट है, अब जैसे चैतन्य महाप्रभु इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन में, उसी तरह अपने लिए शंकर इंपॉर्टेंट है। तो शंकर इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे कि 8वीं शताब्दी में केरल में जन्मे महान संत शंकर ने अद्वैतवाद का क्या दिया, मतलब सिद्धांत दिया है। अब मैं इंट्रो लिखूंगा, मान लो इस क्वेश्चन का मेरे पास आ गया, तो मैं इंट्रो 2-3 लाइन में क्या लिखूंगा कि 8वीं सदी में जन्मे शंकर दक्षिण भारत में विशेषकर आप कहोगे अद्वैतवाद की वहाँ पे शुरुआत की है। तो आपको ये जब डेटा पता हो उनके बारे में कि अद्वैतवाद क्या है, ठीक है, अद्वैतवाद और इसका मतलब क्या है, जीवात्मा और परमात्मा एक ही है। प्री में ये क्वेश्चन आ जाएगा कि अद्वैतवाद का मतलब क्या है। तो ये फैक्ट, ये काम का काम पे, ये प्री प्लस मेंस दोनों जगह आपके काम आएगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि मैं साथ साथ क्या कर रहा हूँ, PYQ देख रहा हूँ। और PYQ जब देखने की बात आती है तो आपको सबको पता है कि आप हमारा वाला PYQ देखो। क्यों नहीं देखोगे, आप एक बार कंटेंट देखो, कंटेंट की वो देख लेना, इसका मुकाबला कोई है ही नहीं। कैसे हमने देखो सारा कंटेंट बॉक्स में ही दे दिया है और हमने आपके लिए लिख भी दिया, जगह जगह ये लिख दिया है कि ये क्वेश्चन देखो, ये भी लिख दिया है कि इसके बारे में 2020 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, थीम एनालिसिस करने में फ़ायदा मिलेगा कि यार ये क्वेश्चन तो पहले भी आए हुए हैं। जैसे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, एक क्वेश्चन इस साल आया था, एक अरगट का क्वेश्चन आया था, याद है आपको, अरगट का एक क्वेश्चन आया था, 7वीं क्लास की NCERT में था। वो क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया और पहले भी कब पूछा गया था, वो 7 कब पूछा गया था, 2-4 साल पहले पूछा गया था ना अरगट वाला, दोबारा से पूछ लिया। इस साल देखो मेंस के अंदर ये क्वेश्चन आया था कि जो बाहर छोड़ो आंदोलन है उसकी क्या परिस्थिति थी। तो सेम थीम होती है प्री और मेंस में। तो पढ़ने का आपका तरीका क्या होता है, क्वेश्चन के हिसाब से होता है। जैसे हमने यहाँ लिख दिया कि 2022 में ये पहले से ही क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इसमें। जैसे यहाँ पे देखो 2022 में ये क्वेश्चन उसको लेकर पूछा गया था। थीम एनालिसिस हमने साथ साथ ही ऐड कर दी है। और कंटेंट देखो ना यार कैसे प्रेजेंट किया गया, वो देख लो एक बार। तो ये किताब तो मस्ट होनी चाहिए। तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, ठीक है, देख सकते हो इसको। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, बच्चे सीरियस नहीं लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो ये बात समझ रहे हो ना इस चीज़ को कि मैं कैसे इस नोट्स बना रहा हूँ। तो मैंने ये लिखा अद्वैतवाद जीवात्मा एक, ये हो गया परम सत्य है, ठीक है। अब देखो वो अद्वैतवाद में क्या बता रहे हैं कि दोनों एक ही है। अब उनकी शिक्षा, किनकी शिक्षा, क्वेश्चन क्या है, उनके आंदोलन में आने से क्या फ़र्क पड़ा है, तो उनकी शिक्षाओं को हम मेंस के कीवर्ड में इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने शिक्षा दी ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है। देखो बिल्कुल कीवर्ड लिखो कि ब्रह्मा एकमात्र परम सत्य। बस मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल कीवर्ड लिख रहा हूँ, ब्रह्मा एकमात्र परम सत्य है। ये उनकी विशेषता है या शिक्षा है, परम सत्य है, वह निरंकुश निराकार है। अब ये कीवर्ड भी आ गया, इसके आगे लिख दो, जो ब्रह्मा है निर्गुण व निराकार है, निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या बताया। अब देखो दूसरी इनकी शिक्षा या विशेषताएं मान लेना, शंकर की जो ज्ञान है सिद्धांत है उनकी शिक्षा या विशेषताएं, या इसको लिख दो विशेषताएं लिख दो ब्रैकेट में। अब ये कैसे काम आएगा, मेंस में कैसे यूज़ करोगे और प्री में कैसे यूज़ करोगे, आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट लगा के लिखा, दूसरा पॉइंट लिखना है चारों ओर के संसार, संसार मिथ्या है माया, ठीक है। संसार क्या है, उन्होंने बताया संसार मिथ्या है, सब झूठ है, सब पाखंड है, मिथ्या है, इसे छुटकारा जरूरी है, मिथ्या है, ठीक है भाई। संसार का परित्याग करने, अब इसका क्या है, संसार का परित्याग, परित्याग यानी संन्यास। कैसे होगा भाई संन्यास, भक्ति परंपरा,
संन्यास लेने और ब्रह्म प्रकृति को समझने में मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग। अब देखो संन्यास का संसार का परित्याग कैसे करेंगे? मोक्ष मिलेगा तभी तो होगा ना। और मोक्ष कैसे मिलेगा? जब आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, ज्ञान का मार्ग मिलेगा। ज्ञान के मार्ग से ही मुक्ति आपकी संभव है। उन्होंने ऐसे उपदेश दिए। आप देखो कैसे आप इनको अपने नोट्स में बना रहे हो, उपदेश दिया। इसी तरह से जो अगले संत हुए हैं 11वीं शताब्दी में, जो अगले संत हुए उनके बारे में लिखो। देखो यहाँ पे जानकारी कम है लेकिन ठीक ठाक है। आप चाहो तो थोड़ा सा और एनालिसिस कर लो, कहीं से गूगल कर लो या चैट जीपीटी कर लो इनको। वहाँ पे शंकर, आपको अपने नोट्स बहुत तगड़े बनाने हैं ना, तो मैं आपको बताता हूँ थीम जो है ना यूपीएससी की थीम और कोर एरिया, और जो कोर एरिया है उसको आप ढंग से नोट्स बनाना सीख जाओ। जैसे आपको लगा कि यार इतने कंटेंट से तो मेंस में काम चलेगा नहीं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। हालांकि मेरे जैसा जो समझदार व्यक्ति होगा ना, मैं इसी को क्या करूँगा, 50 वर्ड को 150 वर्ड बनाना जानता हूँ मैं कर लूँगा इसको, कमाल कर दूंगा इसमें जो भी मुझे करना है। बट शुरुआत में ये नहीं आती है, जो एक समय आता है तब आप कर लेते हो। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इसको मैं थोड़ा सा और गूगल कर लूँ। यहाँ से मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको शंकर वाले टॉपिक को थोड़ा सा और गूगल कर लेता हूँ, या मैं देखूँगा कि जो अपनी 12वीं क्लास की एनसीईआरटी है इसके अंदर भक्ति का चैप्टर दिया हुआ है, क्या उसके अंदर और भी टॉपिक दिया हुआ है? देखो इसके अंदर भी अलवार नेनार के बारे में दिया है। कैसे मतलब ये देखो, इसमें देखोगे आप संघर्ष कैसे मतलब हुआ है। याद रखना क्वेश्चन जो बनेगा मेंस में आ सकता है कि एक तो भक्ति आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कैसे, क्या कारण थे, उसके पीछे फैक्टर क्या थे, उनकी कौन सी विशेषताएं थी, उनकी प्रकृति कौन सी थी, कौन से उसके भक्ति संत है। ठीक है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन। तो इसके अंदर देखते हैं अपने और मिल जाए अपने को। इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे आपको ना कर्नाटक में वीर सेवाद परंपरा, कभी कुछ नीचे आएगा, देख लेना। जैसे कहाँ से किसने शुरू किया, ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट। मैं आपको बोलना चाहूँगा कि प्री और मेंस के हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए बहुत सफिशिएंट है। आप जैसे सूफी संत वाला देख रहे हो, आप देखो सूफी संत वाला देख रहे हो, यूपीएससी की फेवरेट थीम है सूफी संत वाला। अब हम देखते हैं कि मेंस में क्वेश्चन आया कि नहीं आया। ऐसे ही होता है, पढ़ने का नजरिया ये होता है कि वास्तव में सूफी संत का क्वेश्चन आया नहीं आया, वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये गांधार मूर्तिकला 2-3 बार आ गया है। सिंधु सभ्यता का क्वेश्चन आ गया है। ये लो, सूफी और मध्यकालीन रहस्यवादी शीत हिंदू मुसलमान सामाजिक धार्मिक विचारों और रीतियों की, ये देखो ये क्वेश्चन आ गया मध्यकालीन। क्वेश्चन वही थीम है, आप थीम पकड़ते हो तो आपको तैयारी का आपका आधार बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप चलते हो, काम करते हो अपना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जैसे आप ऐसे नोट्स बना लेना, शंकर का यहाँ नोट्स बनाए तो इसी का रामानुज का नोट्स बना लेना, ऐसे ही सेम जैसे मैं बता रहा हूँ आपको ये नोट्स बनाया। फिर बसवन्ना का वीर सेवाद है, ये नोट्स बना लेना। आप दोनों ये साथ साथ पढ़ोगे तो नोट्स और बढ़िया हो जाएगा। या तो ये कर सकते हो, सबसे पहले इन दोनों चैप्टर को पढ़ लो और फिर जो नोट्स बनाने हैं उनको या तो जैसे मैं अंडरलाइन कर लूँगा कि हाँ ये मुझे करना है, पढ़ते समय मुझे ये लिखना है, ये सभी कर सकते हो। आपका तरीका अपना तरीका है, कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग तरफ से अलग अलग संत ये आए हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जैसे मैप आया ना, ये मैं अब क्या करूँगा, मैं अपने नोट्स में मैप बनाऊँगा। क्यों बनाऊँगा कि जब भी भक्ति साहित्य का ये क्वेश्चन आएगा ना तो मैं अपने हिसाब से अपना कर लूँगा। ठीक है, पहले 1-2 बार क्या करो, देख के प्रैक्टिस करो और बाद में खुद बिना देखे बना लोगे। इसको 10-20 बार आप बना लोगे ना तो जैसे मैं जो बना रहा हूँ उसी तरह आप बनाना सीख जाओगे। ऐसा कुछ टफ काम है नहीं। 1-2 बार ख़राब बनेगा, बाद में अच्छा बनेगा। और मेंस के एग्ज़ाम में मैं तो कितना ये बना के आता हूँ। चलो ये अच्छा बना नहीं बना कोई बात नहीं, आपको अपने नोट्स में शामिल ज़रूर करना है। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा, जैसे आप ये लिख रहे हो, जैसे अलग अलग संत आप लिख रहे हो यहाँ पे, ये पूरा का पूरा ये जो दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा यहाँ लिख लेना क्योंकि इसको रिवाइज करना है। इससे फ़ायदा क्या होगा, जैसे कई बार यूपीएससी में जो क्वेश्चन आए ना, जैसे कबीर 15वीं-16वीं शताब्दी में है तो वो पूछ लेगा कबीर कब थे, इस राजा के समकालीन थे। जैसे आप बाबा गुरु नानक है तो वो पूछ लेगा अकबर के समकालीन थे या जहांगीर के समकालीन थे। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इंटीग्रेटेड तैयारी करो आप, थोड़ा दिमाग लगाना। और ये भक्ति साहित्य का क्वेश्चन आ गया मान लो, तो मैं भक्ति साहित्य का इसमें यूज़ करूँगा। जैसे मैं अभी क्या कर रहा हूँ, बच्चों को जो आंसर राइटिंग करवा रहा हूँ, जैसे इसमें जो आंसर राइटिंग करा रहा हूँ उसमें मैंने कैसे यूज़ किया है वो कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन आया ना, भक्ति साहित्य की प्रकृति का मूल्यांकन करते हुए भारतीय संस्कृति में इसका योगदान है। तो देखो हमने इंट्रो में क्या लिखा कि 7वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के मध्य भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। अभी हम पढ़ रहे थे ना, अभी पढ़ रहे थे। अब भक्ति साहित्य की प्रकृति कैसी है, धर्म का लोकतांत्रिक रूप में हुआ है, जैसे तुलसीदास जी का साहित्य है या अलग अलग जो अपने कबीर हैं,
या अलग अलग जो विद्वान हैं उनका करेंगे, कंटेंट देंगे, कैसे उनका योगदान रहा है, अलग अलग साहित्यिक योगदान रहा है। अब ये देखो मैप कैसे यूज़ किया है मैंने, भक्ति साहित्य व संत, कैसे मैंने ये एनसीईआरटी का मैप यूज़ किया है। आप देखो अपने आंसर में, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन में भी हम कैसे यूज़ कर रहे हैं, डायग्राम और मैप कैसे यूज़ कर रहे हैं। ये देखो जैसे आप पढ़ रहे हो उसमें नोट्स के अंदर शामिल कर लेना, पहले से बना लेना। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो अपने ये डायग्राम वगैरह पहले सबसे पहले बनाना। जैसे हम पढ़ रहे हैं इसमें, मान लो कोई भी आप पढ़ रहे हो, जैसे विजयनगर साम्राज्य है मान लो, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे विजयनगर साम्राज्य है, यहाँ से जैसे जो भी विद्वानों ने क्या कहा है इसके बारे में, क्या कहा है, वो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब जैसे मैं उसमें कोई आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहा हूँ तो आर्ट एंड कल्चर का कैसे, देखो ये बने हुए हैं आर्ट एंड कल्चर, उनके डायग्राम कैसे बने हुए हैं। ठीक, कुछ कुछ डायग्राम में चुरा लूँगा यहाँ से, अपने नोट्स में शामिल कर लूँगा, ताकि क्वेश्चन आ गए ना तो उसका यूज़ कर पाए हम। तो ये चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखाना चाह रहा था। तो जैसे ये नोट्स हैं, अभी देखो नोट्स लास्ट में कैसे बन गए, कितने सुंदर नोट्स बने अपने। साथ में हम अपने डायग्राम मैप भी बना लेंगे, और जो भी डायग्राम आ रहे हैं मैप उसके आ रहे हैं, मंदिर के आ रहे हैं, किसी के भी आ रहे हैं, तो वो भी हम अपने नोट्स में शामिल कर लेंगे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है आप सीख पाए होंगे कि नोट्स मुझे कैसे बनाने हैं। अभी तो आप ये कमेंट नहीं करोगे ना बार बार कि नोट्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, कितने मैसेज कितने कमेंट आपके आए थे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है। अच्छा, मैं ऐसी बिगनर सीरीज़ के लिए मैं लगातार इस अब करता रहूँगा। डेली में कोशिश करूँगा कि मैं लगातार कैसे और अच्छे वीडियो बना पाऊँ इस सीरीज़ में। जैसे इससे पहले कल हमने एक वीडियो बनाया था कि हाँ कौन से बुक एंड रिसोर्सेज पढ़ने हैं, और उससे पहले हमने वीडियो बनाए थे कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है बिगनर्स को, वो भी मैंने वीडियो बनाया है। अब इस सीरीज़ में आगे मैंने जो प्लान किया कि मैंने लिख लिया अपने प्लान कि मैं जो बिगनर आपके जो है कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ठीक है, एनसीईआरटी कैसे पढ़ें। तो ये तो आज हमने कवर कर लिया, ये आइडिया और मतलब क्वेश्चन है जो बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं तो उस पर मैं वीडियो बनाता हूँ। आप जो कमेंट करते हैं यूट्यूब पे, जो कमेंट करते हैं उनको मैं लिख लेता हूँ कि हाँ मुझे इस वीडियो पे कंटेंट बनाना है। जैसे एनसीईआरटी कैसे पढ़ें और शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएं, ये आज मैंने कवर कर लिया है। आगे मैं कवर करूँगा जैसे रिवीजन कैसे करना है उनका, करंट अफेयर कैसे पढ़ना है और उसके नोट्स कैसे बनाने हैं। बिगनर्स आंसर राइटिंग वाला वैसे मैंने बना दिया, बाकी सीरीज को मैं कंटिन्यू करूँगा। एक वीडियो मैंने परसों बनाया था, 2-3 दिन पहले का वीडियो देख लेना कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, वो हो गया। वो टाइम टेबल कैसे बनाए, पढ़ने के बाद भी आंसर राइटिंग नहीं हो पाती, ये सबसे बड़ा बिगनर्स का होता है कि हमने पढ़ लिया उसके बाद भी आंसर राइटिंग नहीं कर पाते हैं। तो इसको हम कवर करेंगे, आगे ये सीरीज रहेगी। बाकी आप कमेंट करना, मैं लिखता जाऊँगा आपके कि मुझे किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाने हैं। तो आप समझ गए, ठीक है। बाकी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप हमारे आंसर राइटिंग बेस से भी जुड़ सकते हो। जैसे मैं बच्चों को अपने हाथ से लेके नोट से ही आंसर राइटिंग करवाता हूँ, उनको टारगेट देता हूँ पढ़ने के लिए, ठीक है। और ये हमारे मॉडल आंसर आप देख सकते हो कैसे हम करवाते हैं उसमें आंसर राइटिंग। तो आप हमारे ऐप जरूर विजिट करना, ऐप का नाम है स्टडी विद डीजे, ठीक है। स्टडी विद डीजे ऐप प्ले स्टोर iOS पे होगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये सीरीज़ आपके जरूर काम आ रही होगी। थैंक यू।